Hello students, I am Sajan Bhardwaj. Today I am going to take the topic What is a cell made up of? और इसी टॉपिक को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि What is the structural organization of a cell? Structural organization of cell. कि सेल का स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किस तरह से है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि सेल क्या है। आप बच्चों को बताया गया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हो गई होगी बात। उसके बाद बेटा आपको बताया गया कि मिस्टर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए, फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, फिर डिफरेंट और साइंटिस्ट आते चले गए और सेल के बारे में अलग अलग आइडियाज, अलग अलग हाइपोथेसिस तैयार होते चले गए। 1940 में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो जाती है, उसके बाद सेल की स्टडी और ज्यादा आप कह सकते हैं एनलार्ज फॉर्म में पॉसिबल हो पाई। टुडे वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज देयर इनसाइड ए सेल, बट वी शैल डिस्कस ओनली द बेसिक थिंग अकॉर्डिंग टू योर क्लास। आप हायर क्लास में जाएंगे तो सेल के अंदर आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, उसकी फंक्शनिंग का और ज्यादा डिटेल आपको पता लगेगा। लेकिन अभी हम केवल बेसिक चीजों पर फोकस करेंगे जो आपका सिलेबस है। अब जब सेल के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है बेटा, जैसा मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं, सेल हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, जब भी हम सेल का एक जनरल डायग्राम बनाते हैं तो एक इस तरह से स्फीयर या सर्कल, देखने में आपको सर्कल लग रहा होगा बट इसे कंसीडर करना स्फीयर। अब ये स्फीयर क्या करता है? किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को शो करता है, एंड दैट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? सेल मेम्ब्रेन। यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन। इसी का सेकंड नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और इसके बनने का जो तरीका होता है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आगे जब मैं ईआर के बारे में बात करूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर का एक पार्ट आएगा, वहां दोबारा ये टर्म फिर आने वाली है। अब जब आप सेल से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो पूरी सेल के अंदर आपको एक फ्लूइड मटेरियल अंदर फिल किया हुआ मिलता है, जो सेल को अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं श्रिंक होने से बचाता है और सेल के अंदर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको सपोर्ट साइट प्रोवाइड करता है। तो उस मटेरियल के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ये नंबर 1 हुआ। दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर ये सेल एनिमल सेल होने के बजाय प्लांट सेल हो, तो प्लांट क्योंकि बाहर रहते हैं, सो नेचर हैज प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर। और वो एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर इसके बिल्कुल बाहर होती है, यहां पर लाइक दिस। वो थोड़ी सी थिक होती है बेटा, और थिक का मतलब उसे वॉल कह सकते हैं, आप दीवार कह सकते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है वेरी वेरी फाइन, बहुत पतला। मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले में आपको दिखाया था अनियन पील। हमारे डेली लाइफ में अनियन पील एक बारीक से बारीक, थिन से थिन मटेरियल है, लेकिन ये सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो उससे भी ज्यादा थिन होता है। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना फाइन है, ये उससे भी ज्यादा फाइन है, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्लांट इज फाइन स्ट्रक्चर। अब फाइन स्ट्रक्चर को प्लांट के केस में ऐसे दिखाएंगे, यहां पर डॉटेड डॉटेड। एनिमल के केस में राउंड दिखाना है, प्लांट के केस में आप इसे डॉटेड दिखा देंगे सेल मेम्ब्रेन को। प्लांट के केस में बाहर की जो एक्स्ट्रा कवरिंग होगी, इसका नाम होगा सेल वॉल। तो थर्ड प्लेस पर मैं क्या लिख रहा हूं? सेल वॉल। अब जब आप इसके सेंटर में पहुंचते हैं किसी भी सेल के, अगर वो एनिमल सेल है तो एनिमल सेल का स्पेशल हमें यहां पर डिस्क्रिप्शन देना है। इफ इट इज द एनिमल सेल, तो जैसे आप सेंटर में जाएंगे यू विल फाइंड ए
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा न्यूक्लियस, जो सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में और जो हमारा रिप्रोडक्शन फिनोमिना होता है उस टाइम पर जितना जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में आप आगे बात करेंगे, इसका नाम रहेगा न्यूक्लियस। अब यहां साइटोप्लाज्म हो गया बेटा, ये आपका बाहर सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे स्पेशल टाइप की शेप के स्ट्रक्चर से भरा रहता है। कोई रॉड लाइक है, ठीक है, कोई स्फेरिकल है, कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। देयर आर लॉट ऑफ वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स, और उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे भाई? सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल वर्ड ऑर्गन से बना है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ऑर्गन बड़े पार्ट को हम बोलेंगे और ऑर्गेनल का मतलब स्मॉलर पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, क्योंकि सेल अपने आप में बहुत छोटे, इसलिए सेल के छोटे पार्ट, बट वो अपना अपना स्पेशल काम करते हैं। Some provides energy, some tries to clean the cell, some provides protein, some packages the material and transportation को संभालता है। तो सभी के अपने अपने जॉब है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए उनको बोल दिया गया ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर है इसलिए सेल ऑर्गेनल्स, राइट। तो these are the components and this is you can say the arrangement or organization of a particular cell। एक जो हमारी डेवलप्ड सेल है, यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं है। एक जनरल यूकैरियोटिक सेल का अरेंजमेंट इस तरह से है कि आउटरमोस्ट इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसके अंदर का मटेरियल फ्लूइड जो है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट होते हैं they are called cell organelles, right। तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज आई हैव टोल्ड यू। बेटा ये क्योंकि सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस इज, अब जैसे अपनी बॉडी पर सबसे बाहर स्किन होती है, हमारे घर की एक बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है। आप कोई भी आइटम और ले लीजिए, एक फ्रूट है उसके बाहर उसका कवर होता है, पील होता है, इन सभी का क्या फंक्शन है? सोच के बताओ। इन सभी का फंक्शन है आउटसाइड और इनसाइड के बीच में एक बैरियर बनाना। उस बैरियर का फायदा ये होता है कि अंदर की चीजें बाहर नहीं जाती और बाहर की अननेसेसरी चीजें अंदर नहीं आती। आप किसी डस्ट में जब घूम रहे हैं, कहीं वाटर के अंदर घूम रहे हैं, आइस में घूम रहे हैं, आपकी स्किन उन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। और हमारे अंदर का ब्लड है, हमारी बोन्स है, हमारा फ्लैश है, इनसाइड सेल्स है, मसल्स है, दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द स्किन। वो अंदर वाली चीजें बाहर नहीं जाएंगी, बाहर की चीजें अंदर नहीं आएंगी। तो जैसे स्किन एक बैरियर का काम करती है, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, द सेम फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। समटाइम दिमाग में आता है कि अगर ये इतना मजबूत है, प्रोटीन से बना है, तो फिर बहुत थिक होना चाहिए। नो, इट इज नॉट। इसके बारे में हम कहते हैं इट इज सेमी परमिएबल, या समटाइम वी से इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, इस वर्ड का मतलब ये है कि ये सेलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर और सेलेक्टेड चीजों को अंदर से बाहर जाने देते। और उन सेलेक्टेड मटेरियल में कौन कौन हो सकते हैं? O2, CO2, वाटर, वेस्ट मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, digested food etc. These material as per need may go inside or go outside the cell। इसका मतलब सेल के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल चलता रहता है, और वो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उसके लिए दो प्रोसेस रहते हैं बेटा। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस होता है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मैंने फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, अगर आप बच्चों को याद हो तो। इफ इट इज ए बीकर containing water
एंड इफ वी ऐड ए ड्रॉप ऑफ मिल्क इनटू इट, इसमें मिल्क की एक ड्रॉप डाल दें, मिल्क और वाटर के बीच में अब कोई बाउंड्री नहीं है, दे आर इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, लेकिन जहां मिल्क आपने डाला वहां मिल्क की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से मिल्क धीरे धीरे इधर 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 सभी बाउंड्री सभी साइड्स में सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक जगह पर स्मोक होता है, विंड के साथ स्मोक धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। आपके घर में भगवान ना करे गैस लीक हो जाती है तो सिलेंडर के आसपास गैस की अमाउंट बहुत ज्यादा है और वहां से वो धीरे धीरे सराउंडिंग में क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा लिक्विड में भी हो सकता है और डिफ्यूजन आपका सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, ठीक, सॉरी, डिफ्यूजन आपका लिक्विड में भी हो सकता है और डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकता है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। अब ये जो डिफ्यूजन होता है इसका मीनिंग ये हुआ कि बाहर से अगर ऑक्सीजन आना है या अंदर CO2 बन गया, उस CO2 को बाहर निकलना है, तो कौन सा प्रोसेस हेल्प करेगा, डिफ्यूजन। बट सेल के अंदर बाहर से वाटर आना हो या अंदर से वाटर बाहर निकलना हो, समटाइम अंदर भी फॉर्मेशन होती है, फूड का डाइजेशन वगैरह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आगे चल करके हम एक टर्म पढ़ेंगे। तो जो भी अंदर का वेस्ट बना दैट हैज टू गो आउट, और उन सभी चीजों को इस सेल मेम्ब्रेन को, इस बॉर्डर को क्या करना है, क्रॉस करना है। इसका मतलब यह कि सेल मेम्ब्रेन जो आपका एक तरह का पोर्स मटेरियल है, ये सॉलिड नहीं है मेटल की तरह से, इट इज ए पोर्स मटेरियल, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड चीजों को अपने अंदर से बाहर जाने देगा। जैसे एक पेपर होता है, एक पेपर की आप 4 तह कर ले, 4 फोल्ड बना ले, नीचे वाटर है, जैसे वाटर पर रखेंगे तो धीरे धीरे उन फोल्ड के अंदर से वाटर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो वाटर विल कम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मैटर। इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, ऑस्मोसिस। हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने पर हमारे क्लॉथ के थ्रू अंदर का स्वेट बाहर आ जाता है, इट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। आपकी स्किन के ऊपर भी वही प्रोसेस रहता है। तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। तो सेल के अंदर 2 प्रोसेस रहेंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन पर्टिकुलरली हमारे गैसेस और लिक्विड्स के लिए रहेगा और ऑस्मोसिस लिक्विड्स के लिए, या लिक्विड के अंदर अगर कोई चीज डिसॉल्व है तो उसके लिए। बट सम टाइम जो आपका सेल होता है इसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल का भी एक्सचेंज होता है, और ऐसा कब होता है, इट हैपेंस व्हेन द यूनिसेलुलर एनिमल लाइक अमीबा। आप सभी बच्चों ने सुना होगा, अगर अमीबा के बारे में हम बात करते हैं, उसकी शेप अगर बनाया जाए तो किसी भी तरह की इरेगुलर शेप बनती है उसकी। सपोज करिए यहां पर कोई फूड पार्टिकल उसे मिला, उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में वो अपनी एक स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से फिर यहां जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन यहां से एक तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और फूड पार्टिकल विल गेट इनसाइड, फूड पार्टिकल अंदर आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बेटा, एंडोसाइटोसिस। आगे चल करके हम बात करेंगे कि एंडोसाइटोसिस हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है, दैट में बी द पिनोसाइटोसिस वन टाइप, और इट में बी द फेगोसाइटोसिस, फेगो। याद रखिए एक बार, फेगोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, कि सेल के अंदर अगर कोई लिक्विड चीज अंदर बाहर हो रही है तो उसके लिए फिर हम फिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये जो फेगोसाइटोसिस है इसका मतलब होता है सेल ईटिंग। तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके केस में वर्ड यूज किया जाता है एंडोसाइटोसिस, कई बार फेगोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करना है। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री बनाई मैंने, क्योंकि ये इरेगुलर शेप का एनिमल है, तो यहां से मटेरियल अंदर जाएगा, अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होगा तो इसका वेस्ट बनेगा, वेस्ट बनेगा तो वेस्ट फिर इससे बाहर निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में हेल्प अलाउ कर देती है, लेकिन सेलेक्टेड चीजों को करती है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही वजह होती है कि जो हमारे पास प्लांट्स की रूट होती हैं, वो वाटर को क्या कर पाती हैं, एब्जॉर्ब कर पाती हैं।
अदरवाइज तो कवरिंग तो उनके ऊपर भी होती है। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में ही रहते हैं, वाटर में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से जब हम अंदर एंटर करते हैं, तो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे, अंदर हमारे पास क्या है, या चलो पहले अंदर की बात नहीं करते, पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इट इज द आउटर कवरिंग, कवरिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी कवरिंग थी, उस कवरिंग का नाम था सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन रहेगा एनिमल सेल पर बेटा, और ये भी कवरिंग है हमारे पास, आउटर मोस्ट कवरिंग, लेकिन अब की बार कवरिंग का नाम बदल गया है, ठीक है। और इस कवरिंग ये कहां देखने को मिलेगा, प्लांट सेल। ये जो कवरिंग होता है प्लांट सेल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यही वजह होती है जितने भी प्लांट मटेरियल होते हैं, दे कंटेन लॉट ऑफ सेलुलोज इन देम। उनको डाइजेस्ट करने के लॉन्ग इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है, हर्बीवोरस एनिमल में लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और ये जो आपका एनिमल सेल वाला मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान कर लेंगे। अब सेल वॉल की बात करें, अब सेल वॉल तो क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ये अंदर बना दिया मैंने डॉटेड डॉटेड सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन बना दिया, बाहर सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये ज्यादा मजबूत, इट इज थिक, इट अलाउज द लिमिटेड मटेरियल, ये भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं करते, बट इट प्रोटेक्ट्स, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इन्वेजन, इन्वेजन का होता है हमला, invasion of bacteria, invasion of fungi, invasion of, you can say, other type of disease causing microorganisms. It protects the plant at the time of extreme heat. बहुत सारा पानी बाहर अगर निकल सकता है, उस टाइम पर ये प्रोटेक्ट कर सकती है, तो इट हैज ए ग्रेट रोल। और साथ ही साथ आप बच्चों को याद रखना चाहिए, ये जो सेलुलोज होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इसलिए प्लांट इतने मजबूत होते हैं, बहुत तेज हवा में भी खड़े रहते हैं, लगातार एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, वो ग्रेविटी का हमेशा सामना करते रहते हैं। आप देखोगे, आप खड़े खड़े 10 मिनट में थक जाते हैं, प्लांट पूरी जिंदगी सीधे खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड। आगे टिश्यूज की बात करूंगा प्लांट में, वहां पर टिश्यूज भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेलुलोज भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये आपको लगता है बड़ी मजबूत है, लेकिन कभी कभी इसके साथ भी गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, अगर आपने एक प्लांट सेल लिया या सीड लिया, लीफ लिया, कोई भी, आप सभी ने देखा होगा प्लांट का कोई सीड है या लीफ है, जैसे थोड़ा ड्राई होता है, थोड़ा क्रम्बल हो जाता है, सिकुड़ से आ जाता है, जैसे बूढ़े आदमी के फेस के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स आते हैं, सीड पर भी इस तरह के रिंकल आ जाते हैं, है यू सीन। अब अगर ये हमारा एक हेल्दी सीड है, इसको आप बाहर रखेंगे, बाहर रखेंगे तो अंदर से मॉइस्चर धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे केस में जब अंदर का मॉइस्चर बाहर जाता है, तो इस प्लांट सेल के अंदर जितना भी ये कंटेंट है, इनसाइड कंटेंट, जिसको प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल का साथ छोड़ देता है, और ये यहां से श्रिंक होकर के अंदर चला जाता है, बीच में चला जाएगा। बीच में अगर चला गया, यहाँ स्पेस बन गया, यहाँ स्पेस बन गया, ये स्पेस, एज ए सेल रिजल्ट सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। याद रहेगी बात। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है बेटा, और इस प्रोसेस का नाम रहता है, हमारी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड द नेम एज प्लाज्मोलिसिस। क्या वर्ड मिलेगा आपको, प्लाज्मोलिसिस, आपको एक वर्ड मिलेगा। अब प्लाज्मोलिसिस तो हो गया, सेल श्रिंक हो गई, ये जैसे राउंड दिख रही थी, अब सेल की शेप कुछ इस तरह अजीब अजीब सी हो जाती है, मान लीजिए इस तरह से हो जाती है। इस सीड को उठा के आप दोबारा पानी में डाल देते हैं। यू मस्ट हैव सीन द रेजिन्स, घर में किशमिश देखिए ना, खाई भी होंगी, बहुत टेस्टी होती है, ठीक है। उस किशमिश को अगर पानी में डाल देते हैं, तो कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि वही पानी में डली हुई किशमिश ऑरेंज वाली ग्रेप्स की तरह से है, वेल डेवलप्ड सेल की तरह से। किशमिश ग्रेप्स से बनती है, पता है आपको, ग्रेप्स इस तरह से गोल मटोल आपकी तरह से, और ये बुजुर्ग की तरह से होगा। लेकिन अगर इसी किशमिश को, इसी रेजिन को उठा के आप पानी में डाल देते हैं, तो वाटर में दोबारा क्या होता है, इसकी स्किन के थ्रू चारों तरफ से वाटर इसके अंदर घुस जाएगा, एंड इट विल अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो पहले वाला प्रोसेस जिसमें वाटर बाहर निकला था, जिसमें सेल का अंदर का कंटेंट स्विंक हो गया था,
उस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलिसिस। ये प्लाज्मोलिसिस का अपोजिट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, डीप्लाज्मोलिसिस। तो इट में हैपेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे लास्टली ये कहूंगा कि ये जो सेल वॉल है ये प्लांट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, सेफ्टी प्रोवाइड करने में, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, शेप प्रोवाइड करने में इट हैज ए ग्रेट रोल, बहुत ज्यादा मजबूत रोल ये प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इसलिए प्लांट पूरे वेदर को क्या कर लेते हैं, फेस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वाटर हो तो वहां पर भी अगर वाटर हम आपने देखा कभी, अगर हम अपने फिंगर्स को कुछ देर के लिए पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा अपने फिंगर्स के ऊपर यहाँ पर कुछ हिल्स और वैलीज बन जाते हैं, है यू सीन। और अगर और ज्यादा देर तक रखें तो स्किन बिल्कुल ऐसा लगे जैसे बाहर निकल, बेचारी बाहर नहीं निकलती। तो वहां पर कौन प्रोटेक्शन देता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन देता है। सो इट इज ए ग्रेट रोल इन द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दो चीजें हो गई हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल की बात हो गई। थर्ड जब हम बात करते हैं अब सेल के अंदर का जो मटेरियल है, ये सेल का हमने जनरल सा डायग्राम बना रखा है। अब ये जो अंदर का मटेरियल है, दिस वन फ्लूइड, जिसको हम सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हैं, यानी पूरी तरह पानी की तरह नहीं बहता है, थोड़ा सा स्टिकी सा है। ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, इस सेमी फ्लूइड मटेरियल का नाम क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। क्या नाम रहेगा बेटा, साइटोप्लाज्म। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द सेल। कौन सा स्पेस, विच इज इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, और ये आपका न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच की जितनी भी जगह है वो किसने फिल कर दी है, साइटोप्लाज्म ने फिल कर दी है। इसका मतलब यह है कि साइटोप्लाज्म आपकी सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। यानी इट इज ए साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। मेटाबॉलिक बेटा वो एक्टिविटी होते हैं जो किसी चीज की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे फूड का डाइजेशन है, हमारे रेस्पिरेशन है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उसी तरह सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, इसमें भी एनर्जी बनती है, इसके भी वेस्ट बाहर निकलते हैं, उन सभी के लिए साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो चीजें यहां पर बन गई हैं वो स्टोर भी होनी है, क्योंकि यहां ढेर सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो अपने अपने केमिकल बनाएंगे, इसलिए ये स्टोर हाउस का काम भी करता है। इट एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ द केमिकल्स फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी केमिकल बनेंगे उन सभी के लिए स्टोर हाउस का काम करेंगे। अब सेल में अच्छे मटेरियल भी बनते हैं, सेल में खराब मटेरियल भी बनते हैं, कुछ चीजें टूट फूट भी होती रहती हैं, तो बेकार चीजें बाहर जानी चाहिए और बाहर से ऑक्सीजन, वाटर या मिनरल्स वो चीजें अंदर आनी चाहिए। तो अंदर और बाहर जाने का ये जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी हेल्प करता है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो ये साइटोप्लाज्म का रोल रहता है। अब जब साइटोप्लाज्म के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हम अलग अलग बोल सकते हैं, जैसे साइटोसोल इसमें प्रेजेंट रहता है, सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे आप कह सकते हैं माइक्रो बॉडीज रह सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी आपके सेल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो आपके पास अब क्या क्या हो गया है, सबसे पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपसे बात की, उसके बारे में मैंने सेल वॉल के बारे में बात की, अब मैंने साइटोप्लाज्म बता दिया है, ठीक है। अल्टीमेटली अब हमारे पास जो रह जाता है आज की वीडियो के लिए, दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। As I have already told you, कि nucleus is the central part of a cell. It is magnified over here so that you can see clearly what is there in it and in its surroundings. अगर आप किसी भी सेल की बात करेंगे तो inside the cell it is a spherical part. Most of the cell contain a well-developed nucleus in case of eukaryotic cells. The nucleus may be one such
cells are called uninucleate. There may be two nucleus in a single cell. Such cells are called binucleate. There can be multiple nuclei. You can say nucleus का प्लूरल बनेगा nuclei. तो जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो हम उनको, या दो से ज्यादा होंगे सॉरी, तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं. तो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं. कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल. और कुछ सेल में ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्हेन द सेल गेट्स मैच्योर, वो यूकैरियोटिक सेल हैं बट दे डोंट हैव द न्यूक्लियस इन देम. स्पेशली आप बच्चों ने याद करना है आरबीसीज. इन केस ऑफ मैमल्स, मैमल के केस में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कौन सी स्टेज पर? जब वो सेल मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम पर नहीं होता. पहले होता है, बाद में नहीं होता. इसी तरह से सीव ट्यूब्स, आगे चल करके प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे तो सीव ट्यूब के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं रहता है. सो व्हेनेवर द न्यूक्लियस इज फाउंड, वी हैव टू स्टडी व्हाट इज इट. एज यू कैन सी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट कंटेन्स लॉट ऑफ पार्ट्स इन इट. इनसाइड अगर हम बात करें, अगर आप पूरे न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट इज कवर्ड विद ए न्यूक्लियर एनवलप. ये न्यूक्लियर एनवलप से, ये जो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, इट मे आल्सो बी नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट हैज द 3 layers. वन आउटरमोस्ट, जैसे ये अगर हम यहां से देखें तो इट इज द आउटरमोस्ट लेयर, इट इज द इनसाइड लेयर, एंड इन दोनों के बीच में भी हमारे पास है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. बाहर वाले को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन और बीच वाले को बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस. माय पॉइंट इज क्लियर. अब ये तो बात हुई इसके सराउंडिंग की. अगर आप इसमें अंदर एंटर करते हैं, ये जो पार्ट हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो ये सभी बाहर की चीजें हैं. दीज आर एक्चुअली द सेल, यू कैन से ऑर्गेनल्स. तो ये न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट नहीं है. हाँ, इतना जरूर ध्यान करेंगे, ये जो मैंने यहां न्यूक्लियोप्लाज्म लिखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म मींस इनसाइड फ्लूइड, अंदर का ये वाला जो फ्लूइड जो यहां पर भरा हुआ है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर सैप. इसको हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं. इट इज ए कलरलेस डेंस फ्लूइड. कलरलेस होता है ये. इट इज sorry, it contains enzymes, it contains the proteins and it contains the ions also. याद रहेगी बात आपको. तो it is a fluid called nucleoplasm or nuclear cell and it is formed of enzymes, proteins and ions. ठीक है बेटा, कलरलेस फ्लूइड माना जाता है इसे. उसके बाद इसके अंदर का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के लिए. पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस, इट इज ए स्फेरिकल पार्ट, स्फीयर की तरह से है. दैट इज डार्क एंड डेंस पार्ट. ये डार्क और डेंस, थोड़ा सा देखो इसमें डेंसिटी में ज्यादा दिखा है पार्टिकल की. ये डार्क कलर रहेगा, बाकी न्यूक्लियस क्योंकि सराउंडिंग में मैंने बताया बच्चों को ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, हमारे पास कलरलेस फ्लूइड है. ये जो आपको बीच में धागा सा दिख रहा है, इसके बारे में अभी बताऊंगा ये क्या है. आप अंदर वाले इस मटेरियल को जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये आपके पास जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है और ये जो पार्ट है ये डार्क है, ये डेंस है. डेंस का मतलब इसकी डेंसिटी बाकी से ज्यादा है. और ये मेनली हमारे पास आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. इसमें लगभग 10% राइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 85% प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स 85%, रेस्ट दूसरी चीजें इसके अंदर है. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको. अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर पोर, यहां वर्ड लिखे हुए. न्यूक्लियर पोर का मतलब भी हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर की कुछ मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल अंदर आएंगे.
देखो बेटा, ये इसकी बाउंड्री दिख रही है आपको, बीच में ये गैप है, यहाँ पर ये फिर गैप बना है, ये फिर गैप बना है, ये फिर गैप बना है। ये सभी जो गैप है इनको आप पोर्स कह सकते हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन में बताया था, ठीक है। तो ये पोर जो होते हैं, दे हेल्प द मटेरियल टू गो इनसाइड एंड आउट विद इन द न्यूक्लियस, राइट। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस का कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया, इसकी पोजीशन आपको बता दी, डेंस बता दिया आपको, लेकिन इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको याद रखना है। ये राइबोसोम्स बनाता है, हालांकि राइबोसोम्स हमारे पास यहाँ पर भी बनेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा आपके पास, सॉरी वहां प्रोटीन बनेंगे, यहाँ पर जो राइबोसोम्स बनते हैं सेल के अंदर, यहाँ प्रोटीन्स की बात आएगी। ये जो आपके पास न्यूक्लियोलस बनाएगा, इट विल फॉर्म द राइबोसोम्स, और इसलिए इसको बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क पे पूछ लिया जाता है कि विच पार्ट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियोलस। याद रहेगी बात आपको। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लो, ये जो आपको एक रेड कलर का थ्रेड दिखा है, ठीक है, ये जो रेड कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या नाम है बेटा इसका? क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास होता है, इस मटेरियल का रोल रहेगा, ये आपका जो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पर, सेल के रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इसी से फर्दर चल करके हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट फॉर्म्ड। तो ये आपका थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज द मास विच फर्दर एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए वगैरह फॉर्म होते हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसका भी आपने ध्यान करना है। इन शॉर्ट एक बार फिर बता दूं, न्यूक्लियस इज टेकन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट इज हाईली कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें अभी भी छुपी हुई है, लेकिन ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये सेल के, एनिमल सेल के सेंटर में रहेगा और प्लांट सेल के कॉर्नर में होता है। प्लांट सेल अगर हम बनाएंगे इस तरह से, अगर प्लांट सेल बनाओ तो प्लांट सेल में बीच में एक बड़ा सा पार्ट आता है, उसको वोक्यूल बोला जाता है। वोक्यूल इसको शिफ्ट कर देता है कॉर्नर में और ये छोटा हो जाता है। एनिमल सेल में बड़ा रहेगा और सेंटर में रहेगा। बाकी इसके पार्ट्स सभी आपको बता दिए हैं। बाहर से शुरू कर लेना याद करने के लिए, और बाहर से शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके 3 पार्ट बताए मैंने, आउटर, इनर और इन बिटवीन। फिर अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेप हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस बता दिया, न्यूक्लियर पोर्स बता दिए, अंदर का जो मटेरियल है उसके बारे में बता दिया और क्रोमेटिन के बारे में बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज मैंने आपसे बात की है सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आपको सेल मेम्ब्रेन की बात की है, उसके बाद आपको ये बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त वी कैन हैव द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर आपको बताया साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर रहता है, जो एक मीडियम का काम करता है। उसके बाद अल्टीमेटली हमने न्यूक्लियस की बात की। अगला जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, वो रहेगा आपके पास सेल ऑर्गेनल्स। अगले वीडियो में सभी पार्ट्स जो मेन सेल ऑर्गेनल्स हैं आई विल डिस्कस अबाउट देम, ठीक है। टिल देन आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।